बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है द रोमांटिक पीरियड एंड दैट स्टार्टेड 1798 एंड रिमेन्ड अप टू 1832। द एज बिगेन इन 1798 विद द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड्स। ये एज जो है वो शुरू हुई 1798 को वर्ड्सवर्थ ने जब लिरिकल बैलेड को शाया करवाया एंड एंडेड विद द फर्स्ट रिफॉर्मेशन एक्ट इन 1832। और ख़त्म होती है ये एज जो फर्स्ट रिफॉर्मेशन एक्ट जो कानून आता है 1837 में, उससे वहाँ वो ख़त्म हो जाती है। हाउ एवर इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट द साइंस ऑफ रोमांटिक लिटरेचर केम इन टू व्यू अराउंड 1785। हालांकि 1785 में जो निशानियाँ थी, जो साइंस थी, वो आ चुके थे रोमांटिक पीरियड के शुरू होने के, जब विलियम ब्लेक ने अपने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस लिखे थे। द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जब विलियम ब्लेक ने लिखे थे, तब से जो साइंस थे ना, किसके जो निशानियाँ थीं, वो शुरू हो चुकी थी रोमांटिक पीरियड की। और द पीरियड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म। और इस पीरियड को रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि जो रोमांटिक आइडियल्स थे एलिजाबेथ पीरियड के, वो इन सालों में रिवाइव हुए थे। लिरिकल बैलेड्स ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज। पर जब लिरिकल बैलेड आया, वर्ड्सवर्थ ने एडिशन करवाई, तो इसमें लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया, चेंजिंग आई। एंड बोथ सब्जेक्ट एंड द स्टाइल। अच्छा, सब्जेक्ट जो था लिटरेचर का वो भी चेंज हुआ और स्टाइल जो था वो भी चेंज हुआ। इंस्टेड ऑफ अर्बन पीपल एंड ग्रैंड स्टाइल, रूरल पीपल एंड कॉमन लैंग्वेज वर प्रिफर्ड। अब यहाँ पर ये हो रहा था कि अर्बन लोगों के बजाय, और जो ग्रैंड स्टाइल था अर्बन लोगों के लिटरेचर का, या फोकस जो था वो थे, उनके बजाय अब रूरल जो लोग थे, जो कॉमन लोग थे और कॉमन लैंग्वेजेस जिनकी थी, वो ज़्यादा प्रीफर की जा रही थी लिटरेचर में, पोइट्री में और ड्रामा में, नॉवेल में, हर जगह पे। अच्छा, अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया लिटरेचर को, इस पीरियड को, वो कौन से हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स? सबसे पहले नंबर 1 पर आता है, आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इट वाज एक्सेप्टेड दैट एवरी इंडिविजुअल वाज फ्री एंड इक्वली इम्पोर्टेंट। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद अब ये तो तय हो चुका था कि हर किसी को, हर किसी की उतनी ही इम्पोर्टेंस है और हर किसी को उतनी ही वैल्यू हासिल है, यानी बराबरी वाली, इक्वलेंस वाली। अच्छा, नंबर 2 पर है, द स्मॉल इंडस्ट्रीज डिसअपीयर्ड एंड लार्ज इंडस्ट्रीज विद ह्यूज कैपिटल स्टार्टेड। अब छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो चुकी थी, बड़ी इंडस्ट्रीज ने उनकी जगह ले रखी थी। Machines were widely introduced in a coal and iron mines, which multiplied the productions. अब यहाँ पर मशीनें काम करना शुरू कर रही थी, या शुरू कर दिया था मशीनों ने काम करना, कोल की खानों में और जो आयरन की कानें थीं वहाँ पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शंस थी वो डबल ट्रिपल हो चुकी थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा दुगना तुगना हो चुका था। अच्छा, नंबर 4 पर है, स्टीम इंजन्स वर यूज्ड इन शिप्स एंड ट्रेन्स। अब स्टीम इंजन्स जो आ चुके थे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने एज ऑफ सेंसिबिलिटी में पढ़ा था कि जो है ना स्टीम इंजन आ चुकी थी, तो वो शिप्स में, जहाज़ों में, पानी वाले जहाज़ों में और ट्रेनों में उन्होंने लगाई। द ट्रेन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1830। अब यहाँ पर 1830 को ट्रेन भी आ चुकी थी, क्योंकि स्टीम इंजन आ चुका था। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएटेड लॉट्स ऑफ स्लम्स, चाइल्ड लेबर एंड लेबर प्रॉब्लम्स। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हुई, क्योंकि हर अच्छी चीज़ के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जिससे ही बढ़ी इस एज के आने से, तो वहाँ पर छोटे छोटे गांव ऐसे बनने लगे, झोपड़पट्टी, जहाँ पर जो चाइल्ड लेबर भी, मतलब जो है ना होना शुरू हो गया था। चाइल्ड लेबर यानी बच्चों से जो मजदूरी करवाना, वो भी प्रॉब्लम्स हो चुके थे, और लेबर प्रॉब्लम्स भी हो चुके थे कि वहाँ पर लोगों को गुजारा करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनकी जगह पर अब मशीनें काम कर रही थी। ट्रेडिशनल सोशल पैटर्न स्टार्टेड चेंजिंग। अब जो रवायती पैटर्न था समाज, सोसाइटी का, सोसाइटी में समाज का, वो भी चेंज हो रहा था। द आयरलैंड वाज यूनाइटेड विद इंग्लैंड इन 1801। अब आयरलैंड को भी इंग्लैंड के साथ जो है ना मिला दिया गया था।
and in 1829 Catholic Emancipation Act was passed and religious equity was ensured. ये एक एक्ट पास हुआ था 1829 को, जिसमें कैथोलिक एमेंसिपेशन एक्ट जिसे कहा जाता है, जिसमें रिलीजियस बराबरी जो थी वो हर किसी को, मतलब हर मज़हब के लोगों को जो बराबरी थी या जो वैल्यू थी वो दी जाने की यहाँ पर कानून था. यूज़ ऑफ मशीन्स इन फील्ड्स इन इंडस्ट्रीज मेड अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन जॉबलेस. बहुत ज़्यादा औरतों और मर्दों को काम नहीं मिल रहा था क्योंकि उनकी जगह पर अब मशीनें काम कर रही थी. ऑफ देम मैनी बिकेम आइदर रीडर्स और राइटर्स. अब औरतों को कोई ना कोई काम करना था तो कोई मतलब पढ़ना शुरू कर दिया था, किसी ने लिखना शुरू कर दिया था. आते हैं इसके मेजर राइटर्स पर और मेजर उनके वर्क्स पर. सबसे पहले हम आते हैं विलियम ब्लेक से, क्योंकि हमने कहा था कि विलियम ब्लेक ने जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जो इन्होंने लिखे थे, तो तब से एक्चुअली रोमांटिसिज्म जो है स्टार्ट हो चुकी थी ये एज. तो विलियम ब्लेक जो है वो असल में 1757 से लेकर 1827 तक रहता है और उसने लिखा सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789 को और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794 को इसने लिखा. अच्छा, उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं जो कि 1770 से लेकर 1850 तक रहते हैं और उन्होंने लिखा लिरिकल बैलेड्स 1798 को, जो कि एक्चुअल रोमांटिसिज्म की शुरुआत है. उसके बाद इन्होंने लिखा द प्रील्यूड 1850 को एंड अदर पोएम्स भी इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखे. उसके बाद जी सैमुअल टेलर कैम्ब्रिज आते हैं. एस.टी. कॉलरिज जिसे कहा जाता है, इस नाम से मशहूर है, एस.टी. कॉलरिज के नाम से, और उसका पूरा नाम जो है वो सैमुअल टेलर कॉलरिज है, जो कि 1772 से लेकर 1834 तक रहते हैं. इन्होंने लिखा बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 को और इन्होंने लिखा द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर 1798 को और भी बहुत ज़्यादा पोएम्स इन्होंने लिखे थे. फिर जेनी एस्टन जो थी, जेनी एस्टन जिसे कहे, एक औरत थी. इन्होंने एंटी रोमांटिक नोवेलिस्ट जो है रोमांटिक एज में शाया करवाया. ठीक है, यानी वो एक इस रोमांटिक एज में भी एक ऐसी नोवेलिस्ट थी जो कि एंटी रोमांटिक थी. शी इज़ कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ द स्टर्न एटीट्यूड अगेंस्ट यूथफुल पैशन, क्योंकि उसका जो रवैया था, बिहेवियर था, जो मतलब जवानों के जो फीलिंग्स और इमोशंस के अगेंस्ट, वो इतना सख्त था कि लोग इसको एंटी रोमांटिक कहते थे. इन्होंने प्राइड एंड प्रीजुडिस लिखा जॉन एस्टी ने. सेंस एंड सेंसिबिलिटी लिखा. मैंसफील्ड पार्क लिखा इन्होंने. एमा लिखा. ठीक है, ये इन्होंने लिखे थे. चार्ल्स लेम्ब आता है जी. चार्ल्स लेम्ब जो है एसे ऑफ इलिया इन्होंने लिखा. द लास्ट एसे ऑफ द इलिया भी इन्होंने लिखा. अच्छा, उसके बाद है द विलियम हैजलिट. विलियम हैजलिट जो है वो आता है 1778 में और 1830 तक वो रहता है और ही वॉज अ फेमस क्रिटिक. वो बहुत ही फेमस क्रिटिक थे. ठीक है, इन्होंने लिखा ड्रामेटिक लिटरेचर ऑफ द एज ऑफ द एलिजाबेथ 1820 को और द स्पिरिट ऑफ द एज इन्होंने लिखा 1825 को. लॉर्ड बायरन जो थे, लॉर्ड बायरन, उन्होंने लिखा द विजन ऑफ द जजमेंट 1822 को और द डॉन जॉन लिखा इन्होंने 1824 को. फिर है पी.बी. शेले, जिसे आप पर्सी बी शेले कहते हैं. पी.बी. शेले वो आए 1792 को और 1822 तक रहे. इन्होंने लिखा प्रोमेथियस, अनबाउंड और इन्होंने एडोनेस लिखा एंड और भी बहुत ज़्यादा पोएम्स इन्होंने लिखे. फिर आते हैं जी जॉन कीट्स. जॉन कीट्स जो है इन्होंने लिखा एंडीमियन 1818 को इन्होंने लिखा. हाइपरियन इन्होंने लिखा 1820 को. ओड्स एंड अदर पोएम्स इन्होंने और लेटर्स भी जॉन कीट्स ने काफ़ी लिखे थे. अब हम आते हैं इसके मेन लिटरेरी फीचर्स पर. मेन लिटरेरी फीचर्स ऑफ द एज क्यों कौन कौन से फीचर्स थे. नंबर 1 पर क्रिएटिव एंथुजिज्म रीच्ड ऑलमोस्ट द लेवल ऑफ एलिजाबेथन क्रिएटिव फोर्स. यानी यहाँ पर जो क्रिएटिविटी थी वो ऑलमोस्ट एलिजाबेथन एज के दौरान जो क्रिएटिविटी या क्रिएटिव आइडियाज़ को सपोर्ट किया जा रहा था या वो जो फोर्स थी वो उस तक पहुंच चुकी थी अब दोबारा. यानी अब यहाँ पर जो पहले जो माना जाता था रिलीजन पर, जो रिलीजन के जो फैक्ट्स थे उन पर, अब वो शिफ्ट हो रहा था. अब यहाँ पर जो रीज़न
सेंसेस, इंट्यूशन और इमेजिनेशन को ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। अच्छा, सब्जेक्टिव पोइट्री रिप्लेसेस द ऑब्जेक्टिव पोइट्री। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव पोइट्री जो जगह लेती है ऑब्जेक्टिव पोइट्री की, ठीक है, यानी पहले लोग दूसरों के बारे में लिखते थे, अब वो अपने बारे में, अपने फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में लिख रहे थे। न्यू क्लासिसिज्म में ऐसा होता था कि ऑब्जेक्टिव पोइट्री यूज़ की जाती थी, अब यहाँ पर सब्जेक्टिव पोइट्री आ चुकी थी। इट वैल्यूज़ कॉमन नेचुरल मैन। अब यहाँ पर मैं आप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रूरल लोगों को, रूरल लाइफ को जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है यहाँ पर। उसके बाद द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन यहाँ पर प्रीफर की गई है। पहले ये होता था कि वहाँ पर जो लैंग्वेज थी वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक कुछ कास्ट के लोगों के लिए होती थी, या कुछ स्पेसिफिक क्वीन और जो कोर्टियर्स होते थे उनके लिए होती थी। अब यहाँ पर ऐसा नहीं था, अब कॉमन लैंग्वेज थी कॉमन पीपल्स के लिए, ताकि उनके लिए भी फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में लिखा जा रहा था। रोमांटिक पोइट्री रिफ्लेक्ट्स द रिबेलियस व्यू अगेंस्ट द ऑपरेशन, रिस्ट्रेंट्स एंड कंट्रोल्स। पोइट्री जो थी रोमांटिक पोइट्री, उसमें बगावत थी, और किसके ख़िलाफ़ थी? ऑपरेशन यानी जुल्म के ख़िलाफ़, या जो सख्तियाँ थी जिनके जो कंट्रोल्स थे उनके ख़िलाफ़, लोगों को जो उन्होंने बेड़ियाँ डाल रखी थी या जो ज़ंजीरों में उनको कैद कर रखा था, उनके फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को, उनके लिए था। और राइट्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म भी बहुत ज़्यादा था यहाँ पर, कि हर किसी को एक राइट है, एक हक है अपनी बात कहने का, अपनी बात बोलने का, और अपने मुताबिक जीने का। अच्छा, उसके बाद रोमांटिक लिटरेचर शोज इंटरेस्ट इन द मेडिवल पास्ट। इसमें ये पॉजिटिव पॉइंट भी है कि पास्ट में, हालांकि ये एक नई चीज़ थी रोमांटिसिज्म, पर इसमें पास्ट का जो मिडीवल पास्ट जो था उसकी जो सुपरनेचुरलिज्म, मिस्टिसिज्म और गॉथिक या एग्जोटिक जो चीज़ें थी उसको बहुत ज़्यादा मतलब कॉपी किया गया है इसके दौरान। इट emphasizes द इंट्रोस्पेक्शन, साइकोलॉजी, मेलनकली एंड सैडनेस। ये फोकस करती है साइकोलॉजी पर, मेलनकली पर, और मतलब सैडनेस पर। मिथ एंड द सिंबलिज्म गेट प्रोमिनेंस। यहाँ पर रिलेट करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को किसी के साथ रिलेट करने के लिए जो मेटाफर, सिमिलीज वगैरह या फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा था। ठीक है जी। लिरिक पोइट्री डोमिनेट्स। यहाँ पर लिरिक पोइट्री जो है वो डोमिनेट होती है, डोमिनेटेड फिगर होती है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद जो है कि वुमेन फिक्शन फ्लोरिशेस। यहाँ पर औरतें भी फिक्शन लिखना शुरू करती हैं और बहुत ज़्यादा उनको मतलब जो है ना इज़्ज़त मिलती है। मिस्टर एनी रेडक्लिफ, जेनी पोर्टर और मारिया एडजवर्थ और जेनी आस्टिन आर द फीमेल राइटर्स ऑफ द टाइम। क्रिटिसिज्म बिकम्स द इंस्पेरेबल। क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना पार्ट अपना प्ले कर रहा था लिटरेचर के अंदर। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेले, लैम्ब, डी कॉन्सी और हैज़लिट कंट्रीब्यूट टू इट। वो भी बहुत अच्छे क्रिटिक थे।